गंगा के किनारे अगर आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं ना जी, तो मैं आपको लिख के भी दे देता हूँ, आप बहुत ऊंचाइयों तक जाइएगा। राष्ट्रीय जनता दल ने जो आपके साथ ये निष्कासन की जो प्रक्रिया ये दूसरा लालू यादव पैदा हो रहा है भाई बिहार में, तो खटकने लगे होंगे। तेजू भैया के एजेंडे में प्राथमिकता में कौन कौन से मुद्दे हैं? प्राथमिकता सबसे पहले है कि जो बिहार से बाहर नौजवान है उसको रोका जाए। एक युवा के पीछे जी 10 परिवार जुड़ा रहता है। जी समझिए कि एक युवा नौजवान को अगर रोजगार मिलता है तो उस 10 को रोजगार मिल गया। तो हमारे अगर पॉलिटिकल कोई गुरु हैं तो हमारे पिता हैं सबसे पहले। जिस कॉलेज में हमारे पिताजी पढ़ते थे बीएन कॉलेज के, उसी कॉलेज में मैंने एडमिशन कराया। सरकार का मानसिक स्थिति इतना खराब हो गया है कि कोमा में जा चुका है उनका जो ब्रेन जो है। आपने शराब बंदी किया, आप इधर देख लीजिए, इधर आप टहलिए, आप देखिए दारू पिए कितना लेटा हुआ रहेगा। पुलिस वही सामने दारू पिए हुए हैं। गांधी जी ने तो कहा कि उसको डिसॉल्व कर देना था, यानी कांग्रेस के लोग गांधी जी का बात नहीं माने। युवा नेता बहुत सारा लोग है, लेकिन जमीनी स्तर पर युवा नेता मेरे जैसा नहीं मिलेगा। सिटी सेंटर में सिनेमा सैयारे जो लगा, हाँ लवर्स का, अब बीच हॉल में हम एंट्री कर गए। अब सब सिनेमा छोड़ के हमरे में कूद गया फोटो खिंचाने में। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर, इन तीनों में आप सबसे ज्यादा सक्षम हैं। अभी तीनों में से किसी को नहीं समझते हैं। चाचा और भतीजे का जो आप लोगों का जो प्रेम है आज भी बरकरार। देखिए ये चाचा भतीजा राजनीति में नहीं होता है। कौन है ये जयचंद? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ राहुल पांडे और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बिहार की राजनीति में सबसे चर्चित नाम और सबसे चर्चित चेहरे, बिहार के पूर्व पर्यावरण मंत्री और हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक तेज प्रताप यादव जी। तेज प्रताप यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको पूरी टीम को धन्यवाद। आप सबसे पहले बताएं कैसे हैं आप, स्वास्थ्य आपका कैसा है? मैं ठीक हूँ अभी। अच्छा, हल्का स्वास्थ्य, जैसे बाहर घूम रहा हूँ, मौसम का भी हो रहता है, वायरल बीच में हुआ था, अभी सर्दी भी है हल्का। मुझे तो लगता है कि आपका जो टॉनिक और जो आपका खुराक है वो तो जनता के बीच में जाके सारा जनता के बीच में तो खुराक है ही, लेकिन अपने आप को भी तो तंदुरुस्त रखना जरूरी है। जरूरी है। ये जो अभी हम अभी तंदुरुस्त रहेंगे तो ही जनता के बीच में जा सकते हैं। हाँ, अच्छा, आपको देखकर जो ये युवा है इतने जोशीले क्यों हो जाते हैं? अभी मैंने देखा जोशीले इसलिए हो जाते हैं कि युवा जानता है कि असली नेता कौन है, यूथ का, और अपने बीच में रहने का और यूथ के दर्द को समझने का, तो इसलिए पूरा क्रेज रहता है कि हमारी बात को भैया रखने का काम करेंगे। प्लेटफॉर्म पर सलन उठाने का काम करते हैं। यूथ का अभी देख लीजिए कि माहौल अभी यूथ का चल रहा, किस तरीके से, खासकर हमारे बिहार के जो यूथ हैं किस तरीके से पलायन कर रहे हैं। पलायन एक बिहार में सबसे बड़ा इशू है, और इसको रोकथाम के लिए किस तरीके से इसको रोका जाए और किस तरीके से इसको एक स्टेबल किया जा सके ताकि पलायन जो है हमारा बिहार में रुके और बिहार में उद्योग बढ़े। यह हमारा सबसे बड़ा पहल इंडस्ट्री इन बिहार का इंडस्ट्री होना चाहिए बिहार में, जिससे कि यूथ जो नौजवान जो है अपने घर को छोड़ देते हैं, अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के जॉब करने बाहर चले जाते हैं। एक कई एक ऐसा पर्व होता है जैसे छठ पर्व है, इतना पवित्र पर्व है, तो कई लोगों को छुट्टी मिलता है, नहीं मिलता है। तो हम चाहते हैं कि इन चीज़ों से यूथ बचे और अपने घर में ही रहे, घर में रह के अपना काम करे। क्या बात है। एक मेरा सवाल है तेज प्रताप जी, आप एक पिता के पुत्र हैं, कई बहनों के दुलारे भाई हैं जी, एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि राजनीति में आपने एक लंबी यात्रा कर चुके हैं। आपको क्या लगता है तेज प्रताप यादव जी कि ईश्वर ने आपको इस धरती पर किस उद्देश्य के लिए, किस मकसद से भेजा है? देखिए, सबसे पहले उद्देश्य जो मनुष्य का होना चाहिए, एक मनुष्य प्रेम और सद्भाव और आपसी भाईचारे, और जिस तरीके से मेरा माहौल, जिस माहौल में हम जन्म हुआ है, पॉलिटिकल माहौल हमारा रहा है, बैकग्राउंड, हमारे पिताजी मुख्यमंत्री बिहार के, हमारी माताजी मुख्यमंत्री, हमारे छोटे भाई डिप्टी सीएम खुद रह चुके, और मैं खुद पर्यावरण मंत्री रह चुका, और साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री भी था मैं। तो ये माहौल में मेरा जन्म हुआ, और इस माहौल में हमारा जो जन्म हुआ तो पॉलिटिकल ऑटोमेटिकली हमारा वंश चला ही आ रहा, पॉलिटिकल शुरुआत, जनता की सेवा करना।
और ये हमारा सबसे पहला फर्ज धर्म हमारा ये है, कर्तव्य यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जनता को एक परिवार की तरह देखने का काम करें। तो परिवार जब रहेगा तभी परिवार का दुख दर्द समझ सकता है, तो नहीं तो बाहर ही रहेगा तो नहीं समझ पाएगा रुचि दर्द क्या होता है। आम जनमानस का क्या चाहता है, जनता क्या चाहता है, खासकर बिहार का जनता क्या चाहता है। तो इस माहौल में हम पले बढ़े और आगे बढ़ रहे हैं, कभी संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई हमारी चल रही है और संघर्ष हम लगातार कर रहे हैं। सड़कों पे निकल गए हैं, हमारा पूरे बिहार में दौरा चल रहा है। हमने दीन तेज प्रताप पे प्लेटफॉर्म बनाया है जुड़ने का, बहुत अच्छा यूथ्स को कनेक्ट करने का। तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं दूसरे सवाल पर आऊँगा, उससे पहले मैं ना आपके साथ एक मेरा बहुत पहले इंटरेक्शन हो चुका है, उस घटना का जिक्र करता हूँ आपको जी। शायद आपको याद नहीं होगा, आपके पिताजी रेल मंत्री थे। मुझे लगता है कि आज से 2 दशक पहले की बात है। थावे रेलवे स्टेशन है और वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे एक ट्रेन रुकी हुई है और आपके पिताजी भी ट्रेन में बैठे हुए हैं, उसमें आप भी बैठे हुए हैं जी। मैं भी ट्रेन पकड़ के जा रहा था, मैं बहुत छोटा हूँ उस वक्त। मैंने देखा कि एक लड़का लंबे बालों में है और आप शायद गले में ना तुलसी का माला वाला काफी संख्या में पहनते थे जी। और आप ना, आपके पास ना, मतलब मैं ये फ्लैशबैक में जाता हूँ और आज उस वाक्य के यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा कि लोग कैसे आपसे ये कनेक्शन जो है, मुझे लगता है कि आज इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, ये आपके अंदर शायद पहले से है जी। तो ट्रेन के ना दरवाजे पे आप खड़े हैं और आपके लंबे बाल हैं और काफ़ी तुलसी के वो माला वाला और सब कुछ, और महिलाएं ना, और काफ़ी वो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, और आप उनको जो भी आर्थिक सहायता है वो कर रहे हैं। ये 20 बरस पहले की घटना है जब आपके पिताजी रेलवे मिनिस्टर थे और थावे रेलवे स्टेशन जी। और जो आप खड़े भी हैं उसमें, वो मुझे लगता है वो किचन वाला डब्बा था जहाँ पे खाना वाना सब। मैं सही हूँ जी जी। और लगातार एक समय हुआ कि ट्रेन लेट हो रही थी और आपके पिताजी ने कहा भी कि अभी रुक जाओ, और आप लगातार उनको जो भी आर्थिक सहायता हुआ वो दे रहे हैं, और लोग आपसे काफी, मतलब लग रहा था कि घर का बच्चा है मेरे, वो उसी तरीके से आपसे जोड़ रहे थे। थावे रेलवे स्टेशन की। हाँ जी जी जी, थावे रेलवे स्टेशन जी जी। उस समय रेल मंत्री थे और मैं काफी वृंदावन आने जाना था हमारा। अच्छा, तो हमने तुलसी माला वहाँ हमने दीक्षा ले चुका है। अच्छा हाँ, वल्लभाचार्य हमारे गुरु रहे हैं जी जी, उनसे मैंने दीक्षा लिया है, तभी मैंने तुलसी माला वगैरह संधारण किया था जी जी जी। अभी भी माला है हमारे पास से। आपने अपने बचपन का जिक्र किया कि मैं उसी तरीके से परिवेश में पला बड़ा हूँ, मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे, मेरी माताजी मुख्यमंत्री थी। थोड़ा अपने बचपन के बारे में बताएंगे क्या, कि कैसा रहा आपका बचपन? बचपन हमारा पॉलिटिकल माहौल में रहा और एक समझिए कि कई एक जगह में बंदिश में भी रहा। बंदिश इन द सेंस कि कहीं भी जाते थे तो गार्ड्स वगैरह रहना, शांत में सिक्योरिटी रहना। तब मैं सोचता था कि मैं आजाद पंछी की तरह उड़ूँ। अच्छा, लेकिन कई एक बार ऐसी नौबतें नहीं आती थी, लेकिन कई एक बार हम अकेले में निकल जाते थे तो पिताजी डांटते थे कि अकेले क्यों जा रहे हो। अच्छा, पटना में ही? हाँ, बहुत तरीके का दुश्मन है, हाँ, पीछे लग जाएगा। तब सिक्योरिटी के साथ साथ हमारा माहौल जो है चलता रहा। फिर आगे अपना बढ़े हम, पढ़ाई लिखाई हुआ हमारा। फिर से ये आपका यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी जी, यहाँ पे मैंने एडमिशन लिया है MBN कॉलेज में। अच्छा, जिस कॉलेज में हमारे पिता की पढ़ते थे, BN कॉलेज के, उसी कॉलेज में मैंने एडमिशन कराया। अच्छा, और जो उनका सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस, वही सब्जेक्ट मैंने लिया, पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, ग्रेजुएशन में? जी हाँ। और उसके बाद जिस बेंच पे वो बैठते थे वो बेंच पे ही मैं बैठा। तब मैं सोचता था कि मैं अपने पिता की तरह बनूं और उनके पद चिन्हों पे कैसे जनता से इंटरेक्शन करते थे, किस तरीके से जनता से कनेक्ट हो जाते। तो ये हमारी शुरू से ही पहल रहती है। तो हमारे अगर पॉलिटिकल कोई गुरु हैं तो हमारे पिता हैं सबसे पहले। क्या बात। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है और सभी यंगस्टर्स को, सभी यूथ्स को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि जिस जीवन काल में जो उन्होंने झेला है वो शायद हम लोग नहीं झेल पाए हो। तो जो उन्होंने अपने जीवन को झेला, संघर्ष किया और यहाँ तक पहुँचे, तो हमारी पूरी पहल रहती है सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने का। क्या बात। मैं वहाँ पे थोड़ा सा और पहले आऊँगा, जब आपने कहा कि मैं रात को ऐसे आज़ाद पंछी की तरह मैं रहना चाहता था और मैं निकल जाया करता था। कोई ऐसी घटना जिसमें पापा ने बहुत डांट लगाई हो?
वैसे तो बहुत सारी घटनाएं थी, लेकिन एक घटना का जिक्र करें आप। एक बार तो ऐसे ही मैं निकल गया था बाहर, गुस्से में घर से बाहर निकल गया था ना। अच्छा। हाँ, तो गुस्से में निकला, फिर एक ही बार सुबह में पहुंचा भोर में। उसका सब लोग सो गए थे। उसका धीरे 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 जैसे मेन कमरे से नहीं जा करके पीछे की खिड़की से मैं अंदर गया गया। तो अगली सुबह सब लोगों को पता चला? तो अभी सुबह पता चला तो सब नाराज हुए, सब डांटे कि भाई बिना बताए तुम चले गए। और कितनी साल उम्र रही होगी आपकी? लगता है ये स्कूल में हम रहे होंगे अच्छा। तब का, टेंथ में होंगे हम। और किस बात से गुस्सा हो गए थे आप? किसी बात से हुए थे गुस्सा, तो याद नहीं है, लेकिन किसी बात से हुए थे गुस्सा। हाँ। अच्छा, घर का जो बड़ा लड़का होता है ना, वो अक्सर देखा जाता है कि उसको बड़ा ही सेक्रीफाइसेस करने होते हैं। हाँ जी। आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या? नहीं, सेक्रीफाइस तो हम तो किए ही हैं और लगातार हम कर ही रहे हैं। अच्छा। हाँ, लगातार हम कर ही रहे हैं। संघर्ष जो है हमको करना है, और हमारे नसीब में कहिए कि संघर्ष लिखा है तो संघर्ष हमको करना है। जो भगवान लिख देते हैं, कर्मण्येवाधिकारः से मा फलेषु कदाचन, कर्म आपको करते रहना है। और जो कर्म में लिखा है वो चीज होके रहेगा। अब यहाँ कर्म में लिखा था कि वहाँ इंटरव्यू का सेटअप लगा, लेकिन हमको यहाँ इंटरव्यू देना था, ये गंगा नदी के सामने। जी। तब माँ गंगा यहाँ पे उपस्थित है। हाँ। तब माँ गंगा भी चाहती कि नहीं, तुम यहाँ बैठ के इंटरव्यू दो, यहाँ से अपने लोगों को मैसेज दो। तो ये सब चीज़ें जो हैं आदमी पहले से लिख दिया जाता है, अब उसी अनुसार आदमी आगे बढ़ता है। अच्छा, आपकी बातों में अक्सर जो लोग भी आपको सुनते हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपकी बातों में एक डिवाइन कनेक्शन होता है। जी आप कृष्ण के उपासक हैं, कृष्ण को पूजते हैं, भगवान शिव महादेव को। हाँ, भगवान शिव को भी आप पूजते हैं। मेरा एक बहुत व्यक्तिगत मेरी इच्छा है तेज प्रताप यादव जी, आपसे जानने की, कभी इन लोगों से आपका साक्षात्कार हुआ है? किन से? भगवान कृष्ण से, भगवान शिव से? देखिए, वो शक्तियाँ जो हैं उनका जैसे इस आँख से हम नहीं देख सकते हैं, महसूस करते हैं जरूर हाँ उन शक्तियों का। तो सब दैविक शक्तियाँ हैं, और वो दैविक शक्तियाँ को इन आँखों से आप नहीं देख सकते हैं। आपको एक उदाहरण के तौर पे हम समझाना चाहेंगे कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जब विराट रूप स्वरूप दिखाया अर्जुन को, तो अर्जुन भी इन आँखों से, मनुष्य की आँखों से उनकी दिव्य स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाए। तो भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान किया, उस दिव्य दृष्टि से उनके स्वरूप को उन्होंने देखने का काम किया। तो महादेव को समझिए, कृष्ण को, सब एक है। तो मैंने अब अनुभव किया है, और आप कहेंगे कि ऐसे साक्षात तो मैंने नहीं, कोई नहीं देखा है, किसी ने नहीं देखा। हाँ, नहीं होता है ना कि आप अनुभव मैंने किया है। हाँ, जैसा स्वप्न में आते हैं ठाकुर जी, उनका दर्शन हुआ ही। यही मैं पूछना चाह रहा था, जैसे बांसुरी बजाते हुए, गाय चराते हुए मैंने देखा है, स्वप्न में देखा है जी। लेकिन अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं वैसे बातचीत करते हुए अगर देखेंगे तो हार्ट अटैक कर जाएगा यहीं के। मतलब वो चीज़ आप नहीं वो फील कर पाइएगा। तो ये सच्ची आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं कि भगवान को आपने देखा, तो इससे एक जुड़ी हुई एक कहानी है जी। वृंदावन में एक निधि वन है। अच्छा। तो निधि वन में आज भी भगवान राधा कृष्ण के साथ रास रचाते हैं। वो 12 बजे रात में बांके बिहारी मंदिर से निकल जाते हैं बच्चे के रूप में। अभी भी दरवाजा खुलता है, कोई देख नहीं सकता है, लेकिन वहाँ के गोस्वामी जो हैं, अगल बगल के लोग, सबके खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं। और उस वन में आज भी भगवान रास करते हैं सुबह 4 बजे तक। फिर उसके बाद जो बांके बिहारी का पट है वो सुबह में 7 बजे खुलता है, और अर्ली मॉर्निंग नहीं खुलता है, जैसे और मंदिरों का 4 बजे 5 बजे खुलता है। अच्छा। वो 7 बजे खुलता है मंदिर, इसलिए क्योंकि वहाँ की कहानी है कि भगवान जब रास रचा के आते हैं राधा जी के साथ, तो वो थक जाते हैं, तो वो सोते हैं वहाँ। अच्छा, तो लेट से उठते हैं वहाँ। तो इसीलिए पट में तो वो सुबह वो नहीं खुलता है। नहीं, सुबह पट नहीं खुलता। आप पता कर लीजिए, आप बांके बिहारी का दर्शन करने कभी जाएं, जी। सौभाग्य आपको प्राप्त हो, अरे मतलब आप देख सकते हैं। हाँ। तो भगवान है इस पृथ्वी पे, आखिर कोई ना कोई है जो इसको चला रहा है, इस ब्रह्मांड को। कोई ऐसी शक्तियां है, कोई दिव्य ऐसी शक्ति है जो इसको ब्रह्मांड को चला रही है। हम सांस ले रहे हैं, हवा चल रही है, बगल में नदी है, गंगा नदी है। तो कोई ऐसी शक्तियां हैं जो कि इसको धरातल को, पृथ्वी को चला रही है। हाँ, मैंने ये आपने जब अभी कहा कि हम लोग का इंटरव्यू का सेटअप कहीं और लगा हुआ था,
और देखिए हम लोग यहाँ पे आ गए जी। माँ गंगा ने। तो ये बातें कितनी रिलेटेबल लगी, मुझे भी लगा कि ये संयोग ही है कि मतलब तेज प्रताप यादव जी काफी नेचर के करीब रहते हैं और हम लोग गंगा के किनारे ये इंटरव्यू का सौभाग्य बना। और देखिए, आपने पहले कभी पता नहीं लिया होगा कि नहीं लिया होगा और लोगों का इंटरव्यू गंगा के किनारे, नहीं तो नहीं लिया होगा तो आप समझिए कि इस गंगा के किनारे अगर आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं ना, जी, तो मैं आपको लिख के भी दे देता हूँ, आप बहुत ऊंचाइयों तक जाइएगा। अरे शुक्रिया। आपका टीम, आपका चैनल बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। जिनको गंगा माँ खुद स्वयं बुलाती है यहाँ पे, वही पहुँच सकता है। तो समझिए कि एक नया शुरुआत आप कर सकते हैं। वाह, मेरी ओर से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये इस तरह की ये बात कही, शुभकामनाएं दी। अब मुझे बताइए कि हसनपुरा से ये महुआ की तरफ आप रुख क्यों हुए हैं, क्या कारण है इसका? देखिए, कारण इसका कुछ नहीं है। अच्छा और हसनपुरा नाम नहीं है, वो हसनपुर है जगह। अच्छा, हसनपुर। हाँ, हसनपुर है वो। और वहाँ के लोग भी प्रेम करते हैं। उधर तो पूरे बिहार में जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ लोग हमको प्रेम बरसाने का काम करते हैं, जनता। क्योंकि खास महुआ से मेरा लगाव रहा है कि पूर्व में मैंने वहाँ काम किया, महुआ क्षेत्र में। महुआ में मैंने वहाँ काम किया। मैंने पिछले बार चुनाव में जी, हमने जिक्र किया, हमने अपने मैनिफेस्टो में डाला कि महुआ को हम मेडिकल कॉलेज दें, ठीक है। सड़कों का निर्माण कराएंगे। आज़ादी के बाद से वहाँ कोई सड़क नाम का चीज़ नहीं था, अस्पतालें नहीं थी, बहुत तरीके का प्रॉब्लम लोग झेलते थे वहाँ के लिए। जी जी, तो हमने वहाँ के लोग से वादा किया था कि हम यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज देंगे। ठीक है। और वह आज महुआ के छतवारा में आज वो मेडिकल कॉलेज बन के तैयार है। सड़क का निर्माण हमने स्वयं कराया, अस्पतालों में एम्बुलेंस प्रोवाइड कराया। तो कई एक तरीके से है जो कि एक जनप्रतिनिधि को करना चाहिए, वो हमने हक अदा करने का काम किया जनता के बीच में। लेकिन आपके महुआ का रुख करने से तो जो वहाँ के वर्तमान और संभावित जो उम्मीदवार होंगे वो तो काफी इस बात से महुआ के लोग हमको चाह रहे हैं कि शायद दल से आना है, दल से आइए। निर्दलीय भी आना चाहते हैं तो भी आप जीत के जाइएगा। अच्छा। आप वहाँ के लोगों से पूछिए, आप पब्लिक का ओपिनियन लीजिए। वहाँ के लोग से आप पूछेंगे तो वहाँ की आदरणीय पूजनीय जो जनता है वो आपको बता देगी जी कि क्या वह हमारा प्रभाव रहा है। तो हमने तो कहा है कि हम निर्दलीय लड़ेंगे वहाँ से चुनाव, किसी दल से नहीं लड़ेंगे। हम टीम तेज प्रताप के बैनर से भी लड़ेंगे चुनाव। लेकिन आपकी ये टीम तेज प्रताप है, इसका प्रभाव क्षेत्र इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि किसी भी पार्टी और उससे काफ़ी ऊपर हो गई है, इसका क्या कारण है वैसे? आप इसका कारण है कि युवाओं का सम्मान नहीं। युवाओं को जिस तरीके से हम सम्मान देते हैं, आत्म सम्मान के लिए युवा मरता है। जहाँ युवाओं को प्रेम मिलेगा, भाईचारा मिलेगा, वहाँ युवा आपसे कनेक्ट होगा, दिल से कनेक्ट होता है। कोई पैसा पर पंच या किसी को कॉल नहीं करना पड़ता। अभी देखिए कि मैं आ रहा था, आप जान रहे थे कि इतनी भीड़ हो जाएगी? नहीं, मैंने नहीं सोचा था। तो सब युवाओं का क्रेज है। एक युवा देखा, एक दूसरे को कनेक्ट किया, वो तीसरे को बताया, वो चौथे को बताया, तो ऐसे कनेक्ट होता चला गया सब युवा। तो सब युवाओं का सम्मान है। सभी युवाओं को, खासकर बिहार के नौजवानों को हम अपनी ओर से ढेर सारा एक भाई होने के नाते सबको आशीर्वाद भी देते हैं और आगे उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं कि सब बिहार के युवा हैं आगे बढ़ें। युवा शुरू से पहल रहता है। युवा लोग तो आपके ग्रीन वाली टोपी से ज़्यादा परिचित होगा। अभी जो टोपी का जो रंग बदला है तो युवा इससे नहीं कहते होंगे कि भैया ये तो टोपी का रंग बदल लिए हैं आप? टोपी का रंग बदलने से नहीं होता है। हमारे तेजू भैया नहीं बदलना चाहिए। क्या बात है। टोपी का तो आज हम उजला कपड़ा पहने हैं, कल काला कपड़ा पहन सकते हैं, उजला कपड़ा, ये चेंज होता रहता है। और ये टोपी का जो कलर है वो हमारा धर्म का कलर है। अच्छा। वो कृष्ण भगवान का कलर है। अच्छा। कृष्ण जो पीताम्बरी धारण किए हैं, ये उसका कलर है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप धर्म को और राजनीति को, दोनों को कैसे आप बैलेंस करते हैं, दोनों को कैसे लेके चलने का। हम कहा कि हम दोनों को लेके चलना चाहते हैं, और धर्म भी अपनी जगह और राजनीति। धर्म रहेगा तो ही राजनीति टिका रहेगा, धर्म नहीं रहेगा तो राजनीति का कोई मतलब नहीं। अच्छा तेज प्रताप यादव जी, एक मेरे जहन में एक सवाल आता है कि राजनीति, आप मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी जानकारी है कि
2 दशकों से तो आप राजनीति सक्रिय पॉलिटिक्स में आप हैं। जी। ऐसा है क्या कि आप मतलब आपका जो पूरा का पूरा पर्सनालिटी जो आपकी देखी जाती है, तो आप कला, संगीत, अध्यात्म तमाम तरह की चीज़ों में आप काफ़ी रमे रहते हैं। हाँ जी। और जनरली जो ट्रेडिशनल जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको इन सब चीज़ों से जनरली जो पॉलिटिशियन होते हैं वो अपना जैसे उनको थोड़ा सा अंदर बोलना नहीं चाहिए आपके चैनल में, मतलब लेकिन हम खुल के बोलते हैं, जी। थोड़ा सा घमंड आ जाता है लोगों के अंदर। अच्छा। सोचते हैं कि हम इतने बड़े ओहदे पे हैं तो उसका सम्मान नहीं करना चाहिए, कुछ भी किसी को बोल देना चाहिए। तो मतलब जिस ओहदे पे हैं हम, सबसे पहले अगर कोई भी नेता अगर उसका सम्मान करना सीख जाए, उस कुर्सी का पूजा करना सीख जाए, और किनके बदौलत हमको ये कुर्सी मिला, उनका सम्मान करना सीख जाए, तो वो आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। तो जनरली होता नहीं। हम्म। अब युवा आपसे कनेक्ट होता है, नौजवान या कोई जनता आपसे कनेक्ट होता है, वो चाहता है कि हाथ मिला ले, गले मिल लें। अब नेता सब करेगा नहीं। एक भाजपा का नेता है राजीव प्रताप रूडी जो है, वो क्या करता है कि मिलने जाता है लोग से, जनता से मिलता है, हाथ मिलाता है, और सैनिटाइजर से हाथ पोंछता है और डिटॉल से हाथ धो लेता है। मतलब वो ये दिखाना चाहता है कि हमको इन्फेक्शन हो जाएगा जनता से अगर हम मिलेंगे तो। अच्छा, ये सच है? हाँ, ये सच्चाई आप देख लीजिए। पूरा है जहाँ छपरा उसका क्षेत्र है, वहाँ का पूरा जनता बताता है, और हम लोग खुद अपने आँख से देखे हैं। ऐसे मिला हाथ, हाथ मिलाया और कहा गया गाड़ी में रखा, डिटॉल से हाथ धो लिया, ऐसे से साफ कर लिया। ये सब युवा जो आजकल का यंगस्टर यूथ है, ये सब चीज कनेक्ट देखता है, ये सब फील करता है कि कैसा नेता है। बिहार के युवा सब यहाँ दीवार बना हुआ था, उसके ऊपर खड़ा हो गया। बिल्कुल। हम भी दीवार पकड़ के खड़े हो गए, खिंचा लिए फोटो बाद। उसको थोड़ा सा लगे यानी भैया हमसे कनेक्ट होते हैं, हमारे जैसे हैं, तभी युवा आपसे कनेक्ट होता है। कोई युवा अस्पताल में पड़ा, उसको चले गए डॉक्टर से इलाज करवा दिए, किसी को लाठी चार्ज हुआ, उसमें कुछ लाठियां लगा, उसमें जाकर मदद कर दिए, तो सब युवा कनेक्ट होता है। शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा, उनका हित का मुद्दा उठा दीजिएगा तो युवा से कनेक्ट हो जाता है। पलायन से जुड़ा हुआ मुद्दा, उससे कनेक्ट हो जाता है युवा सब। और बिहार में सबसे बड़ा चीज है कि युवा पलायन जो हो रहा है सब जगह। हम अपने गांव के दोस्तों से मिलने गए, हमारे गांव के जो दोस्त थे वो नहीं मिले गांव में। हमने उनके माता पिता तो कहाँ गया, मेरा फ्रेंड जो था, मेरा दोस्त जो था, वो गोपालगंज फुलवारी। हाँ, गोपालगंज फुलवरिया। पिताजी हम लोग को जब मुख्यमंत्री थे तो हेलीकॉप्टर से हम लोग को लेके जाया करते थे वहाँ, गांव से कनेक्ट कराते थे, गांव की मिट्टी से कनेक्ट कराते थे। वहाँ का हरा हरा साग सब्जी हम लोग को खाने के लिए मिलता था ताजा। या शहर में वो कहाँ मिल जाएगा जी हरा साग सब्जी। फुलवरिया जाते रहते हैं आप? हम फुलवरिया जाते हैं, हमारा मिट्टी है, हम भाई वहीं से हम लोग आगे बढ़े हैं, हमारी मिट्टी रही है, उसको कैसे कोई छोड़ देगा। तो आपका हम जब जाते थे तो अभी फिलहाल हम गए, कई एक साल हो गया हमको गए हुए, लेकिन इधर चुनाव और इधर में तो अक्सर हम बीच बीच में हफ्ते हफ्ते हम गाँव निकल जाते थे। अब वो पटना में मन ही नहीं लगता था, वो गाँव ही में मन लगता था। गाँव के तालाब में जहाँ मेरे पिताजी नहाते थे, गाय भैंस धोते थे, उसमें जाके कूद जाते थे, हम नहाते थे। तो उससे बाई हार्ट लोग कनेक्ट होता है कि नहीं हमारे गांव का लड़का, हमारे गांव के हैं, हमारे गांव। तो हमें जब वहाँ गांव में हमने दोस्तों को खोजा, तो इस पलायन के माध्यम से, ऐसा पलायन है कि वहाँ कोई घर में मिला नहीं, सब बोला कि मेरा बेटा गया दुबई कमाने, फलाने जगह विदेश गया कमाने। तो ये ताजुब हुआ कि हमारे दोस्त भी नहीं है इस पलायन के वजह से। तो पलायन सबसे बड़ी समस्या है इस बिहार में, खासकर युवाओं का। आप यूथ एक युवा के पीछे जी 10 परिवार जुड़ा रहता है, माँ बाप बहन भाई सब लोग जुड़ा रहता है, उससे कनेक्ट रहता है, चाचा भतीजा सब जुड़ा रहता है एक युवा के पीछे। जी। समझिए कि एक युवा नौजवान को अगर रोजगार मिलता है तो उस 10 को रोजगार मिल गया। 10 परिवार के सदस्यों का मतलब जीवन यापन जिएगा सब। जी जी। तो वही जब गठबंधन की सरकार थी तो अरवल के प्रभारी मंत्री हमको बनाया गया, तो मैंने अपने हाथ से नियुक्ति पत्र लोगों को, युवाओं को रोजगार देने का काम किया। फिर वो युवा अभी तरस रहा है, लाठी चार्ज हो रहा है युवाओं के ऊपर, लेकिन सरकार देख नहीं रही है।
नीतीश कुमार जी कुछ भी बकते चले जा रहे हैं। जो उनका मानसिक स्थिति खराब हो चुका है सरकार का। सरकार का मानसिक स्थिति इतना खराब हो गया है कि कोमा में जा चुका है उनका जो ब्रेन जो है, कोमा में। कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमने हाउस में जिस तरीके से शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, पूरी देश दुनिया के लोगों ने देखा जी। तो अब इनसे देश बिहार चल नहीं रहा है। सब जगह बिहार में देख लीजिए केवल और केवल क्राइम हो रहा है। वहाँ डॉक्टर खेमका का हत्या हो गया, पारस हॉस्पिटल में घुस के गोली मारा गया, लगातार हत्या हो रहा है। पूरे बिहार का स्थिति बना है। हम इधर वीआईपी एरिया में रहते हैं, उधर भी गोली चल रहा है, उधर भी गोली के खोखे मिल रहे हैं। अच्छा, तो नेता सुरक्षित नहीं है। इनके राज्य में कोई नेता सुरक्षित नहीं है, कोई लीडर सुरक्षित नहीं है, विधायक सुरक्षित नहीं है। तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा ये आप बताइए। आम जनमानस के साथ क्या होता होगा ये बताइए आप। ये तो बहुत चिंताजनक स्थिति आप बता रहे हैं बिहार की। तो बिहार की जो स्थिति है, डमकडोल हो गया है बिहार। और सब के राज्य में अलग अलग जो राज्य है, सटा हुआ राज्य, वहाँ इस तरीके का माहौल नहीं, लेकिन बिहार में इस तरीके का माहौल बना है क्योंकि टूरिस्ट को रोको। सरकार टूरिस्ट को रोक रहा है, टूरिज्म नहीं बढ़ रहा है। कैसे बढ़ेगा? क्राइम हो रहा है, कोई टूरिस्ट जाना ही नहीं चाहता डर से। बिहार का गूगल में जाके सर्च करता है क्या क्राइम ग्राफ है, बढ़ा हुआ है क्राइम ग्राफ, आप सर्च करके देख लीजिए, आंकड़ा निकाल के खुद देख लीजिए। भले ही सरकार इस आंकड़ों को छुपा दे, वो अलग की बात हो सकती है। नहीं, लेकिन वो तो एनसीआरबी के डेटा से, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो तो सब हर साल दे ही देता है कि दे देता है। आप देख लीजिए क्या क्राइम बढ़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे भाई एक बात बताइए, ये जो यूथ है जो अपने तेजू भैया के लिए जो एकदम जी जान से और हर वक्त चौंक रहे रहते हैं, अगर वो यूथ अगर तेजू भैया को बिहार की सत्ता दे रही है, तो तेजू भैया के एजेंडे में, प्राथमिकता में कौन कौन से मुद्दे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं? प्राथमिकता सबसे पहले है कि जो बिहार से बाहर नौजवान है उसको रोका जाए, रोजगार दिया जाए। यहाँ का उद्योग कैसे बढ़े, उद्योग पे ध्यान दिया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बिहार का, खराब हो चुका है, उस पर ध्यान दिया जाए। तो धरातल लेवल से ही हम, कोई जरूरी नहीं है कि हमारी भी सरकार आ जाएगी, तो क्योंकि ये जिस तरीके से ग्राफ जो बिहार का गया है इनके साल में, इनके राज्य में बहुत निचला चला गया, तो इसको उठाने में थोड़ा वक्त लगेगा। सब लोग का साथ और सहयोग का जरूरत होगा, तब जा करके हम वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन तेज प्रताप जी, सबसे बड़ा प्राथमिकता होगा हमारा युवाओं का पलायन रोका जाए। बिल्कुल, जो युवा बाहर रहते हैं वो यहाँ रहें, बिहार में ही रह के अपना उद्योग चलाएं, यहीं पर रहें, अपना घर में ही रह के काम करें, ताकि बूढ़े माँ बाप को वो देख सकें, समय मिल पाए उनके पास। तेज प्रताप जी, जो सत्ता पक्ष है वो कहता है कि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की, बोलता है कि वो तो लालू यादव जी की शासनकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना चौपट हो गया कि उसको निकालने में हमें बहुत समय लग जाएगा। क्या समय लग गया, नहीं लगा। अभी वर्तमान में किसकी सरकार है, तो क्यों महा जंगल राज आ गई। अगर एक दूसरे में लड़ेंगे हम तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पिछला क्या हुआ वो तो भूतकाल में बीत गया, सो बीत गया। अभी वर्तमान में क्यों इतना क्राइम बढ़ा, हम ये जाना। अगर आपस में लोग लड़ेंगे तो पब्लिक दूर होती चली जाएगी, ये सोचेगी कि ये लोग आपस में लड़ रहा है, अपना ही बात गिना रहा है। जनता के मुद्दों से ध्यान भटक, उन झांसों में जिनको लड़ना लड़े, हमको दूसरा लकीर खींचना है, बस हम इतना जानते हैं। हम यूथ हैं, युवा हैं, तो ये सोच हम रखते हैं कि हमको दूसरा लकीर खींचना है। आपस में जिनको नेता को लड़ना है वो लड़ता रहे। बहुत सारा आप डिबेट चैनल आप देख लीजिए, चैनलों के कोई एक मुद्दा छिड़ गया, लड़ाई चालू हुआ, लड़ाई ऐसा हो जाता है कि उठा पटक सब हो जा रहा है। तो इन चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए। वो कैमरा में दिखा रहा है, पब्लिक में लड़ जा रहा है, नेता सब अध्यक्ष पद के लिए लड़ जा रहा है, कोई पद के लिए नहीं देखते हैं, लड़ जा रहा है सब, कुर्सी उठा के फेंका फेंकी करने लग रहा है। तो इससे क्या होता है, जनता भी समझ जाता है ये बेवकूफ है ये लोग। जनरल राज ये जो टर्म देती है, ये जो सत्ता पर बीजेपी के जो जनरल राज के टर्म मामला, आप इसी का इत्तेफाक देखिए, हम तो जिस सबक पिताजी को पहुंचते से हम बहुत बच्चे थे, हमको उतना ज्ञान नहीं था।
लेकिन जब हमें ज्ञान हुआ, जब मैंने इन चीज़ों को जाना, तो अभी जब हम आए, तब आप देखिए बिहार की क्या अभी क्या वर्तमान में क्या स्थिति, ये तो उससे भी बुरा हाल है। महा जंगल राज है। क्राइम को आपने शराब बंदी किया, लेकिन कौन सा ऐसा चौक चौराहा नहीं है, पटना के पोर्ट्स इलाके में आप चले जाइए, वहाँ गोली चलता रहा, बाइक सवार है वो गोली चला रहा, वीडियो आपने देखा होगा। दारू पी के जमीन पर लेटा हुआ रहता है। आप इधर देख लीजिए, इधर आप टहलिए, आप देखिए दारू पी के कितना लेटा हुआ रहेगा। पुलिस वही सामने दारू पी हो गया, खा हो गए हैं, हंस रहा, आपस में बतिया रहा, भूंजा फाक रहा है बैठ के, कोई देखने वाला नहीं। बिहार की ये दशा देखकर आपको काफी अंदर से वो आप बिहार के हैं तो आपको भी दुख होता होगा, ये दशा आप देखते होंगे तो जाहिर सा बात है दुख होगा। एक दिल्ली का दोस्त है मेरा, उसको हम बोले कि तुम चलो मेरे साथ बिहार, प्रशासन बोलेगा ना 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 ना, हम नहीं जाएंगे, बिहार नहीं जाएंगे भाई, हम नहीं जाएंगे, बिहार नहीं जाएंगे। अच्छा, अभी इस 21वीं सदी में भी वो डर रहा है बिहार आने से। उसको कैसे कैसे हमने समझाया, तब वो आया। कुछ दिन पहले ही गया वो, पहले वो डर गया था। ये हमारी जो सरकार आएगी यूथ की, नौजवान की, तो ये डर को हम निकालना चाहते हैं, इस डर को निकालना चाहते हैं पूरे तरीके से। अच्छा, जब हम आपके पास आने के लिए, जब हम लोग तैयारियों से गुजर रहे थे हमारी जब टीम, तो उसमें हमने एक पाया कि आपका 1999 का एक बहुत ही पुराना एक टीवी चैनल है, उसने एक रिपोर्टिंग की है। उसमें कौन रिपोर्टिंग है, नाम होगा ना रिपोर्टर? एनडीटीवी के एक चैनल का नाम होंगे। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ पे आप 3 भाई बहन खड़े हैं। मनोरंजन जी पूछते हैं कि बिहार का विकास नहीं हुआ, आपको दुख होता है? आपकी बहन से पूछते हैं। तो मैंने देखा कि एक बहुत ही मासूमियत से, उन तीनों लोगों में से कोई और जवाब नहीं देता है, बहुत मासूमियत से आपने बोला कि बहुत ज्यादा। हाँ, बात सही है। मैंने इस चीज को नोटिस किया, तीनों लोग साइलेंट, और आपने बोला कि बहुत ज्यादा। तो ये जो बेबाकीपना है वो बचपन से था। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, इस पे थोड़ा सा खुलकर आप बेबाकीपना जो था वो बचपन से था। इसका खामियाजा भी आपको इस बेबाकीपने का कभी भुगतना पड़ता है? क्या खामियाजा? खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा? बेबाक जो लोग होते हैं वो अपनी बातों को हर जगह सही को सही, गलत को गलत कह देते हैं। तो इसमें क्या भोगना है? जो सही हो तो बोलना ही ना पड़ेगा, गलत क्यों बोलना? तो हमारी पूरी पहल रहती है ये सही बात रखा जाए लोगों के बीच में। ये पार्टी ने जो आप, राष्ट्रीय जनता दल ने जो आपके साथ ये निष्कासन की जो प्रक्रिया, ये क्या ये बेबाकीपने की नतीजा? हो सकता है कि दूसरा लालू यादव हम हो रहे होंगे, सब पेट में गड़ रहा होगा बात, ये भी तो हो सकता है ना कि दूसरा लालू यादव पैदा हो रहा है भाई बिहार में, तो खटकने लगे होंगे। बाहर के लोगों से क्या मतलब है? वो नहीं, तो कहा दूसरे गया लालू है, यादव वो पैदा- कहा गया है कि बाहर सब युद्ध आप लड़के जीत सकते हैं, लेकिन घर आने के बाद हार सकते हैं। तो दूसरे लालू यादव पैदा होने से तो लोगों को खुशी मिलनी चाहिए ना, क्योंकि एक लालू यादव ने ये सवाल आप करो ना भाई, ये सवाल आप करो ना। इतने वंचितों पिछड़ों को उन्होंने ऊपर उठाया, तो दूसरे लालू यादव आ जाएंगे तो और तो ये सवाल आप उनसे कर लो, फिर हमारे पास आओ। ये कौन लोग हैं जिनसे ये सवाल करना है? अब छोटी जो लोग हैं वो आप लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, पूरे लोग जानते हैं, उसमें बोलने वाला क्या बात है? नहीं, हम नहीं जानते, हम तो पहली दफा साक्षात्कार मिला है। बोलना ही नहीं चाहिए, वो तो सब जानता है कौन जयचंद था। हाँ, जयचंद का बार बार आप कौन है ये जयचंद? छोड़िए, हटाइए ये सब बातें, अब गई बात गई, हटाइए इसको, ड्रॉप कीजिए। अब नए तरीके से नए सोच के साथ बिहार में आगे बढ़ना है, लोगों को आगे बढ़ाना है, बात खत्म है। अच्छा, जब आप किसी विषम परिस्थिति में जब होते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि परिवार के ऐसे कौन से सदस्य हैं, क्योंकि मैं देखा है कि बहनें बहुत दुलार करती हैं आप लोगों को, आपको बहुत। कोई ऐसा स्थिति बनता है तब महापुरुषों के बारे में हम देखना चालू कर देते हैं। अच्छा, टीवी पे लगा देते हैं, यूट्यूब पे महापुरुषों का आत्मकथा वगैरह सब देखना। गांधी माय फादर, जैसे कल ही रात में मैंने एक मूवी देखा, गांधी जी का पूरा जीवनी, उसमें देखा किस तरीके से संघर्ष किया उन्होंने, वो सारी चीज देखा। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के बारे में देखा, भगत सिंह का क्या रहा रोल रहा, उनके 3 दोस्तों का क्या रोल रहा, राजगुरु सुखदेव का, चंद्रशेखर आजाद का क्या रोल रहा।
तो ये सब चीज़ें मैं देखता हूँ ज़्यादातर। नहीं, आप मैं ये जानना चाहता हूँ कि परिवार के ऐसे कौन से सदस्य हैं जब आप किसी भी तरीके से विषम परिस्थिति में तो वो आपके साथ रहते हैं, उनका आप जिक्र करना चाहें क्या कि किसी भी परिस्थिति में आप रहें, थोड़े से परेशानी या कोई ऐसी सब स्थिति। परेशानी है तो बहन लोग हैं, कुछ लोग हैं जो कि साथ में हैं, रहती हैं, अच्छा, वो मार्गदर्शन देती रहती हैं। बड़ी बहन है तो बताते रहती हैं। गांधी जी को काफ़ी आप एडमायर करते हैं, फॉलो करते हैं, क्योंकि आज हम अपनी टीम के साथ जब मैं आपके आवास पे भी गया था तो मैंने देखा कि गांधी जी की होर्डिंग लगी हुई थी। मैंने इवन आपके कमरे में भी देखा, जो ड्राइंग रूम है वहाँ पे भी एक गांधी जी की पुस्तक पड़ी हुई थी। हाँ हाँ, गांधी जी का है, महात्मा गांधी जी का है, उन्होंने संघर्ष किया, मेरी नज़र तुरंत गई तो मुझे लगा कि ये सब भारत को किस तरीके से उन्होंने आज़ाद कराया। बैरिस्टर का पढ़ाई करने गए साउथ अफ्रीका में, उसके बाद वहाँ से उन्होंने लौटा, देश को जाना, पर उनका नॉलेज था, ले लिया कि फिरंगियों का क्या नॉलेज, किस तरीके से आज़ाद कराया जा सकता है। तो उन्होंने संघर्ष किया, आगे बढ़े, आज़ाद हुआ देश। एक और भी बिहार में एक और व्यक्ति हैं जो गांधी के पोस्टर के साथ अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो काफ़ी गांधी की बात करते रहते हैं। उनका नाम है प्रशांत किशोर। देखिए, गांधी जी ने एक बात कहा जी। जब वो कांग्रेस में थे। हम्म। गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस आज़ादी हो जाने के बाद कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना, खत्म कर देना। तो अब कांग्रेस अभी कैसे चल रहा है बताइए। गांधी जी ने तो कहा कि उसको डिसॉल्व कर देना था, यानी कांग्रेस के लोग गांधी जी का बात नहीं माने। अगर हम बोले हैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात, जी। तो कंट्रोवर्सी हो सकता है कांग्रेस के ऊपर, लेकिन गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना। लोग बोलते हैं कि तेज प्रताप यादव को नॉलेज नहीं है। हम दिन रात आत्मकथाएं में घुसे रहते हैं, प्रैक्टिकल देखते रहते हैं और सब चीज करते रहते हैं, हम रिसर्च करते रहते हैं। इन डेप्थ नॉलेज है आपको। तो क्यों नहीं किया गया ये बताइए आप। तो यानी गांधी का बात नहीं माना गया, अपना पॉलिटिक्स का पापड़ बेलने में लगा है सब, चेहरा चमकाने में। तो गांधी महात्मा गांधी हुए तो उनका वो महात्मा हो गए ना, वो गांधी जी नेशनल फादर हुए तो सबके लिए हो गए, जी। सबके लिए हुए। और युवाओं में ज्यादा क्रेज रहा भगत सिंह का, राजगुरु का, सुखदेव का, चंद्रशेखर आजाद का। इलाहाबाद में जो उस समय में आजाद जी जहाँ पे खुद को गोली मारे थे, उस समय एलिफेंट पार्क था, अब आजाद जी के नाम से है। उसको मैंने इलाहाबाद हम गए, यूनिवर्सिटी के लोग से मिले, सब घूमे हम वहाँ, मैंने जाना वहाँ का एक अलग सा एहसास होता है इन चीज़ों, जो क्रांतिकारियों के बारे में हम जानते हैं तो। और नेता लोग के बारे में हम नहीं जानते हैं कि क्या एहसास करता है। क्रांतिकारी लोग का जब जयंती होगा तो लोग माला वाला पहना देगा, 2 बात बोल देगा, उसका भूल जाएगा। लेकिन मेरा लगातार चलता रहता है अध्ययन, इन पे रिसर्च चलता रहता है। तो इन जो महापुरुषों के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पे उनकी स्थली पे जाके आप खुद देखते हैं और इंस्पायर होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आज़ाद भारत में कोई ऐसा लीडर हुआ जो इन चीज़ों को। एक महापुरुष और हैं जो इस दुनिया में नहीं है, और उनसे भी मैं ज़्यादा इंस्पायर रहता हूँ। यूपी नेताजी मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, तो उनसे हमको मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनसे भी मैं ज़्यादा प्रभावित रहा। तो मैं जब जब वृंदावन जाता था तो उनका गांव रास्ते में मिलता था, सफाई यूपी में। तो उनकी समाधि पे मैं हमेशा फूल चढ़ाता हूँ जब जाता हूँ तो। अच्छा। और वहाँ बैठ कर मैं ध्यान भी करता हूँ, उनको एहसास करता हूँ, फीलिंग्स को एहसास करता हूँ। पहली बार नेताजी से कैसे मिले? नेताजी सब मिलते रहे। नेताजी तो हमारे परिवार में ही हैं, और हमारी जो छोटी वाली बहन है वह नेताजी के यहाँ जो तेज प्रताप जी हैं उनके रिलेशन में, जी। वही शादी हुई है उनकी। जी। तो ये रिश्ता नए बनने से पहले भी आप नेताजी हाँ, के। नेताजी से मैं मिला, इंस्पायर रहा मैं उनसे बहुत ज़्यादा। नेताजी के ऊपर मूवी भी आई, मैं मुलायम सिंह करके मूवी भी आई, तो उसको भी मैं देखा। उन्होंने भी किस तरीके से लोहिया जी से जुड़े, वो छात्र राजनीति से ही आगे बढ़े। हम भी छात्र संघ का चुनाव लड़े, यहाँ पे छात्र संघ का चुनाव करवाया हमने 28 साल के बाद पटना यूनिवर्सिटी में। जब हमारे पिता छात्र संघ के नेता चुने गए, उसके बाद 28 साल के बाद, उस समय तक कोई चुनाव नहीं हुआ था अभी तक,
फिर हमने एडमिशन लिया बीएन कॉलेज से, फिर हमने आंदोलन छेड़ा। अच्छा। मेरे साथी हुए संजीव सरदार थे, और भी बहुत सारे लोग थे, नेता लोग सब जुड़े मेरे साथ। अभी सब अलग अलग दल में हैं, सब अलग अलग जगह चले गए, सब पॉलिटिकल साइंस को सब एक ही सब्जेक्ट के स्टूडेंट हुआ। जिस तरीके से पिताजी का अंदाज रहता है, जिस गुमटी से पिताजी, यहाँ बीएन कॉलेज के सामने एक पान का दुकान हुआ करता था जी। तो जहाँ वो पान खाते थे, उन्हीं का बेटा पान हमको बना के खिलाया उसी अंदाज में। तो हमारा पहला अगर पॉलिटिकल गुरु रहा तो हमारे पिता रहे। अच्छा, तो आप छात्र संघ का चुनाव भी लड़े हैं क्या? चुनाव हमने लड़े। अच्छा, आपने लड़वाया? हमने लड़वाया चुनाव। तो 28 साल के बाद हमने आंदोलन छेड़ा, और आंदोलन छेड़ने के बाद हमने वो चुनाव करवाया। तो 28 साल के बाद फिर पुनः चुनाव जो अभी तक जो छात्र का होता है वो हमारा ही शुरू करवाया हुआ। उससे लोग अपना क्षमता देखेगा ना, अपना पावर देखेगा। उसमें बहुत तरीके का सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस है, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट। नए युवाओं को राजनीति में आने का एक रास्ता हमने वहाँ पे चालू करवाया। सब चीज़ हम लोगों ने किया। हमने खुद वहाँ लीडरशिप हमने किया, वहाँ भाषण दे दिए, बाउंड्री पे चढ़ गए जैसे पिताजी दिया करते थे जी। एगो रेस्टोरेंट बगल में हुआ करता था चाय का, अभी भी नाम उसका थोड़ा अटपटा सा है, डिंग डोंग नाम है उसका। अच्छा, यहाँ है बगल में। वहाँ से जलेबी कचौड़ी मंगवाते थे, वहाँ हम खाते थे। अब नेतागिरी होता था वहाँ से। खुद आते थे, हम गाड़ी चला के खुद ड्राइव करके आते थे कॉलेज में हम। तो शुरुआत हमने यहाँ से किया, बीएन कॉलेज से। जो हमारे नेता का था सोच, सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने का, वही सोच रहा है हमारा शुरू से, सामाजिक न्याय को किस तरीके से आगे बढ़ाना। तो आपका मानना है कि यंग लोगों को, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? यंग लोगों को, युवाओं को तो आना ही चाहिए राजनीति में। तभी तो राजनीति का जो जिस तरीके से और लोग नेता लोग स्तर गिराने का काम किया, उसको दूर किया जा सकता है। और ज्यादा से ज्यादा युवा लोग को राजनीति में आना चाहिए। अपना देश दुनिया के लिए फिर कैसे लड़ेगा, कैसे विकास होगा। एक बिहार में एक युवा नेता है जो जेएनयू के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं और अभी काफी सक्रिय हैं बिहार में, कन्हैया कुमार नाम है उनका। क्या विचार है आपका उनको लेकर? देखिए, सब युवा है, सब यूथ लोग हैं, सबका अलग अलग विचार रहा है। उनका क्या बैकग्राउंड रहा है सब लोग जानता है, सब छुपा नहीं है ये सब चीज़ों से। तो सब युवा है, सब लोग अपने अपने तरीके से कनेक्ट होता है। क्या किस तरह का बैकग्राउंड रहा है? मतलब कि वो जो रहा है, जो उनका शुरुआती क्या रहा उनका, वो आप भी जानते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहे हैं? नहीं, जो शुरुआती रहा है, जो उनके बारे में उतना हम नहीं डीप में हम जाना चाहेंगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं ये हम जानते हैं। युवा नेता बहुत सारा लोग है, लेकिन जमीनी स्तर पे युवा नेता मेरे जैसा नहीं मिलेगा आपको। हम जमीन के गांव के पगडंडी को पकड़ के चलते हैं, कहीं भी धन रोपनी करना चालू कर देते हैं हम। कादों में, कीचड़ में कोई नेता नहीं घुसेगा, सोचेगा अरे ये गंदगी जगह है, अरे हमको बीमारी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो तरह तरह का माइंड उसके दिमाग में चलने लगेगा। कचरा साफ करते रहेगा, अरे गंदा लग गया। ये सब चीज नहीं सोचना चाहिए नेता लोग को, युवाओं को। इतने बड़े परिवार में पैदा हुए हैं तेज प्रताप यादव जी, दो मुख्यमंत्रियों के आप पुत्र हैं, तो आपको तो और संवेदनशील होना चाहिए। आप इतना कैसे लोगों के साथ, ज्यादातर देखा जाता है कि जो मुख्यमंत्रियों के बड़े घरों के बेटे हैं उनको तो बहुत ही, तो मुख्यमंत्री के बड़े घर के जो बेटे लोग होते हैं उन लोगों को थोड़ा घमंड हो जाता है कि हम अपने आप में बहुत बड़ा 30 मार खा नहीं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। अरे आम जनमानस का सोचो, आम स्टूडेंट भी कैसे रहता होगा, उसका दुख दर्द देखो। इतना ज्यादा घमंडी नहीं होना चाहिए किन्हीं लोग को भी, हम यही कहना चाहते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर, इन तीनों में राजनीतिक तौर पे किसी को आप सबसे ज्यादा सक्षम? अभी सब लोग अपने अपने तरीके से संघर्ष कर रहा है। अभी तीनों में से किसी को नहीं समझते हैं। सब लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं और ये जनता बताएगी, मैं नहीं बता सकता हूँ। अच्छा, तेजस्वी यादव भी संघर्ष कर रहे हैं? अभी कर रहे हैं, तेजस्वी जी कर रहे हैं संघर्ष, नो डाउट। छोटे भाई हैं, कर रहे हैं, उनको आशीर्वाद है आगे बढ़े। लेकिन अभी ये आकलन हम नहीं बता सकते हैं कि राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी और फिर किनका नाम लिया आपने? प्रशांत किशोर जी का। अभी ये लोग रेस में हैं, तीनों लोग
तीन घोड़े जो हैं अभी चल रहे हैं रेस में। अच्छा, तो ये रेस में कौन आगे होगा कौन पीछे होगा ये आकलन हम अभी नहीं कर सकते। नहीं, इसकी कैपेबिलिटी पे मैं सवाल पूछा कि कैपेबल आपको इन तीनों में से कौन लगता है? तीनों में से देखिए तीनों में से हम किसी एक को बताएंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा, नहीं, नाराज तो लगातार आप लोगों को कर ही रहे हैं। तीसरा अगर हम बताएंगे तो नाराज होगा। हम इसलिए बोल रहे हैं ना कि हो सकता है कि मेरे बात से और उनमें क्षमता आ जाए कि और हम आगे बढ़े। ये भी सकारात्मक बात कही आप। हाँ, तो सकारात्मक बात होना ही चाहिए। चलिए, क्या बीजेपी से कोई भी ऐसा नेता है जो आपको पार्टी लाइन से इतर हो, आपको उसकी कार्यशैली या व्यक्तिगत रूप से आपको पसंद हो? हाँ? बीजेपी से कोई नेता है ऐसे जो आपको लगता है कि बीजेपी के लगातार हम खिलाफे रहे हैं। हाँ, जो उनका सिद्धांत है उसका विचार हमसे मेल नहीं खाता, इसलिए हमारा सामाजिक न्याय है। तो हमको बीजेपी में कोई खास कोई पसंद है नहीं। अच्छा, किसी की कार्यशैली आपको उतनी ज्यादा या व्यक्तिगत रूप से नहीं पसंद है। अच्छा, अब जब जैसे ही हम लोगों ने ये डाला कि हम तेज प्रताप यादव जी के साथ इंटरव्यू करना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, तो कुछ आपके चाहने वाले लोगों ने और कुछ और भी सामान्य लोगों ने कुछ सवाल पूछे, वो सवाल मैं आपसे शेयर करता हूँ। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए आपने क्या पाया? स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन से बड़े बदलाव तुरंत जरूरी हैं? देखिए स्वास्थ्य में सबसे पहले कि डॉक्टर टाइम पे पहुंच जाए, टाइम पे मरीज का इलाज हो जाए, टाइम पे दवा हो जाए। तो स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए कई एक डॉक्टरों को हमने जो निकम्मे डॉक्टर थे उनको बर्खास्त करने का काम किया। अच्छा, हाँ, नकली दवाई आपको गोविंद मित्रा रोड में मिलता है, इसको ड्रग इंस्पेक्टर को फोन करके हमने सब नकली दवा, जब स्वास्थ्य मंत्री था तो मैंने पकड़वाने का, रेड मारवाने का काम किया और सब नकली दवा बरामद हुआ। दवा है, आपको क्या दवा चल रहा है, क्या दवा दे रहा है। तो एक बार ऑपरेशन होता था तो उसी में कैंची छुरी रख के आप सिल लेता था पेटवा। ये बिहार में ही तो होता है ये सब घटना। उन सबको मैंने ठंडा किया, अस्पतालों का निर्माण कराया मैंने, मेडिकल कॉलेज अपने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए अपने क्षेत्र में देने का काम किया, मेडिकल कॉलेज। तेज प्रताप जी, अगर आप बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, वो 5 सबसे अहम काम जो पहले दिन ही शुरू कर देना चाहेंगे? पहले दिन ही हम पहला कदम से युवाओं को रोजगार देंगे, हम पलायन से रोकेंगे लोगों को। रोजगार और प्लान के मुद्दे पे मैं देख रहा हूँ काफी मुखर हो गए हैं। हाँ, मुखर हैं, वही होना ही चाहिए। नहीं तो बहुत सारा नेता लोग है कि अपना अपना यात्रा लगा रहा है, युवा का रोजगार के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। जी, नीतीश कुमार फिर सीएम अगर बनते हैं तो उनमें 0 से लेकर दोबारा नीतीश कुमार सीएम बनेंगे ही नहीं, दोबारा सीएम बनेंगे ही नहीं। वो हमको मौका दे देंगे ना, वो अब बनेंगे ही नहीं। अच्छा, चाचा और भतीजे का जो आप लोगों का जो प्रेम है आज भी बरकरार है, उसी तरीके से बरकरार है? देखिए, ये चाचा भतीजा राजनीति में नहीं होता है। राजनीति में चाचा भतीजा नहीं होता है, गुरु चेला नहीं होता है। राजनीति में राजनीति का लड़ाई राजनीति के तरीके से लड़ाया जाता है। व्यक्तिगत संबंध सबसे होते हैं जी, पर्दे के पीछे, पर्दे के आगे तो लड़ाई रहती है, विचारों की लड़ाई रहती है। अब एक आखिरी सवाल, लड़ाई का ही मतलब मत समझिए उठा के वो हम पटक देंगे, गंगा नदी में उठा के फेंक देंगे आपको, हम ये चीज नहीं समझिएगा। वो लड़ाई नहीं, विचारों की लड़ाई होती है। अगर कल सुबह आपको तेजस्वी यादव का फोन आए और वो कहते हैं कि चलिए सारी बातों को खत्म करके और दोनों भाई जिस तरीके से प्रेम भाव से रहते हैं, आपका पहला वाक्य क्या होगा? देखिए, हम तो प्रेम लोग से करते ही हैं, हमारा तो शुरू से प्रेम रहता है। लेकिन जचन वो चाहेंगे तब ना, वो चाहने ही नहीं देंगे। वो तो भटकाते हैं लोग ना। वो जचन चाहता है कि उनको अगर ऐसे हम रख ले हैं अपने पास तो उनका सुपर साफ हो जाएगा पूरे तरीके से। पहले आप सर्च कीजिए, पता कीजिए कि जचन कौन है, उनका क्या नाम है। वो तो आपके पास ही उसका खजाना है, वही आप बता। खजाना का बात नहीं है, वो सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, इसलिए बोले कैमरा पर लोग नहीं बोलता है, वो अलग का बात है। लेकिन आप अपने भाई को तो इतना हर समय हर मंचों पे यूनिवर्सिटी में पुराने साथी रहा, विनीत नाम है उसका। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया लड़का रहा विनीत, सामने है यहाँ। वो जानता है कि किस तरीके से हम लोगों ने छात्र जीवन में किस तरीके से शुरुआत किया, किस तरीके से संघर्ष किया छात्र जीवन में। और अभी का जो छात्र है वो पूरे तरीके से भटक चुका है। और पूरे तरीके से हम लोग जो छात्र थे उस समय में, हम लोग पूरा मेहनत करके सब जगह छात्र को खड़ा किए। अब फिर पुनः हम एक दिन रात में यूनिवर्सिटी में हम आ गए
अनिल नाम का लड़का, विनीत नाम का लड़का, मोतीलाल नाम का लड़का, ये लोग सब मिला हमको यूनिवर्सिटी में, सब मिला। उसके बाद पुराना कहानी को हम लोग दोहराए कि नए तरीके से सब चालू किया जाए भाई, नए तरीके से नए सोच ले करके आज बिहार के लिए कुछ किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, युवाओं को आगे बढ़ाया जाए। तो ये जो नई आपने जो पार्टी बनाई है इसी सोच हाँ, पर- टीम तेज प्रताप जो मैंने संगठन बनाया है इसी सोच के लिए बनाया युवाओं अच्छा। के लिए। और पार्टी भी इसी सोच को लेकर आपने? टीम बनाया है मैंने, टीम, पार्टी नहीं, टीम। अच्छा, टीम। और इसी के बैनर तले आप बिहार 2020 इसी के बैनर तले जो भी युवा को लड़ना होगा वो लड़ेगा चुनाव। जो युवा को इस बैनर तले अगर लड़ना होगा चुनाव, तो कई एक जगह दलों में आप देख लीजिए कि लोग पैसा ले करके कैंडिडेट को देते हैं, पैसा ले लेते हैं कैंडिडेट। अम्मा जी कोई गरीब छात्र वो चुनाव लड़ना चाहता है, उसका प्रभाव है, हम उसको खुद मदद करेंगे, हम उसको टिकट देंगे, हम उसको खुद मदद करेंगे, उसके लिए हम कैंपेन भी करेंगे हमको। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हम बड़ा ही बात करते हैं, छोटा बात हम नहीं करते हैं, जो होता है मुंह पे ही हम कहते हैं। शुरू से ही सब छात्र हमसे जुड़ा रहा, सामने है अनिल है, मोतीलाल है, विनीत है, सब लोग लड़का सब है, छात्र सब। यूनिवर्सिटी को संभालना, एक कॉल पे पूरा दौड़ जाता है, सब छात्र लोग को लेकर के, नौजवान लोगों को लेकर दौड़ जाता है। नौजवान का जमाना है, नौजवान का। अब बूथ पे आप जाके देख लीजिए कितना बुरा नेता आपको दिखेगा, धोती वाला। बूथ पे है, आप चले जाइए, छात्र नौजवान सब जो है खड़ा रहेगा, एक्टिव रहेगा, पोलिंग कराएगा, उसको अंत अंत तक उसको पोलिंग कराना है, वोट गिरवाना है। तो यूथ नौजवान ना रहता है सब जगह खड़ा। अब कोई बूढ़ा नेता को बोलिएगा कि बाउंड्रिया फान के तोरा भाग जाना रहे, पुलिस आ रहा, फान पाएगा? वो नौजवान रहेगा तो फट से फान जाएगा, फट से काम करेगा एक्टिव तरीके से। हम कोई बूढ़ा नेता का अपमान नहीं कर रहे हैं हमके चैनल के माध्यम से, मतलब एक बात बता रहे हैं कि एग्जाम्पल हम कह रहे हैं। तो यूथ का, छात्र का अहम रोल होना चाहिए राजनीति में, ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी। महिलाओं को भी, यंग लड़की है उन लोग भी इंटरेस्ट रहता है आगे बढ़ने का, उन लोगों को भी चाहती है सबकी छात्र से जुड़े, राजनीति से जुड़े। तो इन लोग का सोच रहता है, सब आगे बढ़ना चाहता है भाई, सब अपना अपना पिक्चर का हीरो बनना चाहता है, कोई विलन नहीं बनना चाहता है। तो हीरो बनाने में हमारा साथ रहता है, सब युवाओं को आगे हम बढ़ाते हैं। पिक्चर देखते हैं आप? पिक्चर हम कम देखते हैं, पिक्चर दिखवाते हैं ज़्यादा। हाँ, रिसेंट मैंने आपका पिक्चर इसलिए हम दिखवाते हैं ना कि जहाँ हम कार्यक्रम जाते हैं, हम भाषण देखते हैं तो सब पिक्चर नहीं देख रहा है मेरा, तो पिक्चर दिखवाते हैं। वो अभी एक इंसिडेंट का आपने जिक्र किया है, कहीं आप फिल्म देखने गए और वो पता चला कि सिनेमा हॉल का लड़का लोग उठकर आपके साथ आके फोटो वोटो क्लिक करवाने लगा। ये देखिए सिटी सेंटर में सिनेमा सैयारे जो लगा, हाँ, लवर्स का, तो उस सब सिनेमा सब लड़का लड़की देख रहा है, ठीक है। ठीक है। अब हम बीच हॉल में हम एंट्री कर गए, अब सब सिनेमा छोड़ के हमरे में कूद गया फोटो खिंचाने में। तो ये चीज़ ना होना चाहिए कि नेता को देखा भाई क्यों आया, क्यों कूद के आया, क्यों समय अपना दे रहा है, कि हमारा दिल का बात कर रहा है हमारा नेता, हमारा यूथ का बात कर रहा है, हमारा दर्द को समझता है, तब ना नेता कूदता है सब फोटो खिंचाने के लिए। अभी झकाझक देखिए, आज आपको यहाँ पे संडे का दिन है, पूरा भीड़ लगा हुआ है एकदम यूथ में। काफी क्रेज था आपको? यूथ में देखिए पूरा भीड़ लगा हुआ था अभी हम जब आए तो। सब युवाओं लोग का डिमांड रहता है कि अपना दुख दर्द समझेगा, युवा का नेता है, चढ़ा रहेगा, कुछ करेगा, देश के लिए करेगा, युवाओं के लिए करेगा, तो सोच रहा था। हिंदी फिल्म का कोई हीरो आपको कोई पसंद हो? सभी हिंदी नहीं, अब फिल्म महाभारत देख लिए, कृष्ण लीला देख लिए, रामायण देख लिए, उसी में चल रहा है, अपना ज्ञान भी चल रहा है, राजनीति भी चल रहा है। तो ये सब पिक्चरें हैं, चलते रहती हैं। कोई महापुरुष का आत्मकथा जो हम बताए वो सब देखना, ये सब चीज़। मनोज कुमार की ये पिक्चर जो रहती थी वो धार्मिक, वो बहुत मजा आता था हमको देखने में, अभी भी डाउनलोड करके हम देखते हैं। अच्छा। तेज प्रताप जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। बिहार के युवाओं में ना आजकल ये शराबबंदी के वास्ते ना सूखे नशे की तरफ काफी। हाँ, ये बात सही आपने कहा है कि जिस तरीके से सुलेशन सब सूंघ ले रहा है, सब सुलेशन सूंघ ले रहा है, बॉन्ग मार ले रहा है, ये सब चीज जो नशा जो ले रहा है सब लड़का सब, ये बहुत दुर्गति है, इसके मैं खिलाफ हूँ पूरे तरीके से। जो जो इस तरीके का लड़का मिलेगा उसको पकड़वाना पड़ेगा हमको।
अब पकड़वा के नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट कराना पड़ेगा। नहीं तो अचानक ये इमरजेंस कैसे हुआ है? ये सूखे नशे का तो पिछले कुछ सालों से तो ये था नहीं, अचानक ये कैसे हुआ है? वही तो हम आपको बता रहे हैं कि रोजगार नहीं है ना, तो रोजगार नहीं रहता, पढ़ा लिखा नौजवान मार ले रहा है, बम मार ले रहा है, नशा मार ले रहा है। यही NIT में सब लड़का सब मार ले रहा है सब। क्या करेगा, रोजगार नहीं है, पढ़ा लिखा नौजवान बेकार बना के सरकार रख दिया। ये सरकार का गलती है, नौजवान का गलती नहीं है। सरकार भी जवाब दे रही है, सरकार रोजगार देते सब नशा फंसा सब खत्म। तेज प्रताप जी, एक आखिरी हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया के मित्र हैं, उन्होंने आप पूछा। फिर ये आखिरी सवाल था, ये आखिरी फिर आप आखिरी सवाल छोड़िए, एक आखिरी सवाल है। शादी करने की सबसे सही उम्र क्या होनी चाहिए? युवाओं की बात अब करते हैं, देखिए ये सब बात हमको शादी क्या क्या बात करना है। तभी भाई यूथ है लोग उनको आप युवा नौजवान राह चलते हैं, याद देख लीजिए शादी कोई किसी से कर ले रहा है, तब वो सब युवाओं का क्या है नहीं है, वो सब युवा जाने। एक ना एक दिन तो सबको शादी, आप शादी कर लिए हैं नहीं तो नहीं किए तो कर लीजिए आप। शादी तो होता रहता है ना, परिवार तो लाने के लिए लेना चाह रहे हैं युवा की क्या सही उम्र होनी चाहिए शादी एक सही उम्र तो होना ही चाहिए, ये तो एक बालिग हो जाए, उसके बाद अपना शादी करे, अपना आगे बढ़े, परिवार को आगे बढ़ाए। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया तेज प्रताप यादव जी, आपने समय निकाला हमारे लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।